नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित प्रश्नों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, आप लोग फर्स्ट पेपर दे चुके हैं और पेपर के पैटर्न को देखकर तथ्यों को नहीं पूछा गया है, अधिक से अधिक कॉमन सेंस और प्रेजेंट ऑफ माइंड से प्रश्न बने हैं। तो इस पेपर में भी इस प्रकार प्रश्नों के बनने की संभावना है। आप लोग अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लें। और आप लोगों का कमेंट था कि सर कुछ क्वेश्चन नहीं मिला। क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है, लेकिन वह शैक्षिक अभिवृत्ति और प्रशासन के निर्णय पे बनाए गए प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, जो हो गया। और इस पेपर से संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको जो प्रश्न हो वह समय से मिल सकें। पहला प्रश्न है, व्यवहारवादियों ने किस प्रकार के आकलन पर जोर दिया था? तो व्यवहारवादियों ने योगात्मक आकलन पर अत्यधिक जोर दिया था। दूसरा प्रश्न है, व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक जे.बी. वाटसन महोदय माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम के प्रणेता थे? तो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम के प्रणेता वाइगोत्स्की महोदय हैं। चौथा प्रश्न है, व्यवहारवादियों के आकलन का मुख्य दोष है? तो व्यवहारवादियों ने सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों की अवहेलना की है, इसलिए व्यवहारवादियों का आकलन सिर्फ आंकिक पक्षों पर जोर देना रह गया, जिससे कि सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों की अवहेलना हुई। पांचवा प्रश्न है, संज्ञानात्मक रचनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक रचनावाद के प्रवर्तक जीन पियाजे महोदय माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, संज्ञानात्मक रचनावाद आकलन को किस रूप में देखते हैं? तो ये एक सक्रिय एवं सतत प्रक्रिया के रूप में आकलन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, असेसमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो असेसमेंट शब्द यानी कि आकलन की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है, जो एड सिडेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टू सिट बिहाइंड, अर्थात पास में बैठना। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। आठवां प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रणाली प्रतिमान उपागम के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो मूल्यांकन के प्रणाली प्रतिमान उपागम के प्रवर्तक डेविड एस बुशनेल महोदय माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, वी.एस. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो वी.एस. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा मनोशारीरिक या मनोगत्यात्मक। प्रश्न संख्या 10 है, माध्य संपूर्ण समंकों के समूह का विवरण देने वाली एकमात्र संख्या प्राप्त करने का प्रयत्न है, यह किसने कहा? तो यह क्लार्क तथा सिकाडे महोदय ने कहा था। प्रश्न संख्या 11 है, परीक्षा एक व्यापक शब्द है, यह किसने कहा है? तो परीक्षा एक व्यापक शब्द है, यह कथन टी.पी. नन महोदय का है। प्रश्न संख्या 12 है, पहले सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति है, यह कथन है? तो यह कथन वुडवर्थ महोदय का है। प्रश्न संख्या 13 है, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा डांडेकर महोदय ने दी है कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह डांडेकर महोदय का कथन है। तो मित्रों, आप लोग मूल्यांकन की परिभाषाओं
को भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। वैसे तो पिछले प्रश्न पत्र में मेरी 2 परिभाषाओं को हूबहू पूछ दिया गया था। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखें। किसी परीक्षण की रचना में कुल कितने चरण होते हैं? तो किसी परीक्षण की रचना में कुल 5 चरण होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन स्टीवेंस महोदय का है। प्रश्न संख्या 16 है, शिक्षण प्रक्रिया में चरों की संख्या है। तो शिक्षण प्रक्रिया में चरों की संख्या 3 है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो सतत मूल्यांकन द्वारा। प्रश्न संख्या 18 है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का आकलन किया जाता है। तो छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का आकलन मौखिक आकलन द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष भावात्मक पक्ष कहलाता है। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखें। प्रश्न संख्या 20 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषताएं हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की निम्न विशेषताएं हैं, वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता। प्रश्न संख्या 21 है, ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। प्रश्न संख्या 22 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। तो यह प्रसिद्ध कथन कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, रास महोदय का है। प्रश्न संख्या 23 है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण है। तो छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, आप लोग इन प्रकार के प्रश्नों को अपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी देखते रहें। और ये प्रश्न जहाँ से बनाए गए हैं, मैं जहाँ से आपके पाठ्यवस्तु से विषय वस्तु का चयन किया है, वहाँ से इसके आसपास के प्रश्नों को भी आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि प्रश्न जो है वह थोड़ा घुमा के पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 24 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो स्टीफन एन कोरे महोदय ने शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 25 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत तत्कालीन समस्या को हल किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, मापन त्रुटि का क्या अभिप्राय है? तो मापन त्रुटि से अभिप्राय है वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों का जो अंतर आता है, उसे मापन त्रुटि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। तो वह माध्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 28 है, टीएटी का संबंध किससे है? तो टीएटी का संबंध व्यक्तित्व मापन से है। प्रश्न संख्या 29 है, सरल या व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। तो सरल या व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है समांतर माध्यम का सूत्र इक्वल टू सिग्मा यक्स अपान एन। इस सूत्र के माध्यम से सरल या व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकाले जाते हैं। तो आप लोग समांतर माध्य की संक्षिप्त विधि
और प्रत्यक्ष विधि से जो सूत्र है उसे देख लें, तैयार कर लें। अगला प्रश्न संख्या 30 है। सरल श्रेणी में संक्षिप्त विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने का सूत्र है। तो सरल श्रेणी में संक्षिप्त विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने का सूत्र है m समांतर माध्य इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपान n। आप इन सूत्रों को तैयार कर लें, क्योंकि जो आपका 5वां यूनिट है सांख्यिकी, वहाँ से माध्य, माध्यिका और बहुलक और विचलन और प्रतिशत त्रुटि और परिसर इत्यादि से प्रश्न बनने की संभावना है। तो आप उसे अच्छे तरीके से जो सूत्र हैं उन्हें तैयार कर लें और इन सूत्रों के आधार पर जो समांतर माध्य निकालने के लिए यदि आपको अंक दिए जाएंगे तो आप इन सूत्रों का प्रयोग कर आराम से आप उस प्रश्नों को हल कर लेंगे और जिससे कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। अगला प्रश्न संख्या 31 है। खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र है। तो खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र है समांतर माध्य m इक्वल टू सिग्मा fx अपान सिग्मा f। आप इस सूत्र को तैयार कर लें खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का। प्रश्न संख्या 32 है। मध्यांक क्या है? तो आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजाए पदों में मध्य पद है। प्रश्न संख्या 33 है। बहुलक क्या है? तो बहुलक महत्तम आवृत्ति वाला पद है। प्रश्न संख्या 34 है। अपकिरण पदों के विचलन का माप है, यह परिभाषा दी है। तो अपकिरण पदों के विचलन का माप है, यह परिभाषा प्रसिद्ध शिक्षाविद बावले महोदय का है। उन्होंने कहा कि अपकिरण पदों के विचलन का माप है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 है। परिसर है। तो परिसर श्रेणी के उच्चतम तथा निम्नतम पदों का अंतर है। प्रश्न संख्या 36 है। चतुर्थांश विचलन का सूत्र है। तो चतुर्थांशीय विचलन का सूत्र Q1 माइनस Q1 अपान 2 है। आप चतुर्थांश विचलन के इस सूत्र को तैयार कर लें, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 है। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान n, इस सूत्र के माध्यम से मानक विचलन ज्ञात किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है। कार्ल पियर्सन का संबंध किससे है? तो कार्ल पियर्सन का संबंध सहसंबंध गुणांक से है। प्रश्न संख्या 39 है। सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है, यह कथन है। तो यह कथन बोडिंगटन महोदय का है। प्रश्न संख्या 40 और आज का अंतिम प्रश्न है। साहचर्य के प्रकार हैं। तो साहचर्य के दो प्रकार हैं, धनात्मक साहचर्य और ऋणात्मक साहचर्य। तो मित्रों, जहाँ तक मैं 2 प्रश्नों की सीरीज आपके समक्ष 40-40 प्रश्नों को प्रस्तुत किया हूँ और यह आशा करता हूँ कि आप इन 80 प्रश्नों से परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त करें। तो मित्रों, आज इतना ही।